नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, क्या भूत के डर से पूरा मकान छोड़ दें हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल इस वक्त देश की संसद में पेश हो चुका है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और देश के गृह मंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगता है डर इससे बिहार जदयू के नेता ही रहे हैं। तभी गुलाम रसूल बलियावी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पुनः विचार करने का आग्रह किया है। इस वक्त सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी हमारे साथ हैं। जेडीयू ने समर्थन कर दिया, लोकसभा के अंदर बिल पास हो गया। अब जेडीयू के नेता ही नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। निश्चित तौर पे जेडीयू का जो स्टैंड रहा है हमेशा धर्मनिरपेक्ष का स्टैंड रहा है, और कहीं ना कहीं जो अभी जो बिल लाया गया उसमें कहीं ना कहीं जाति को बांटने का काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उनके पार्टी के लोग तो निश्चित तौर में डरे रहेंगे कि हमारी पार्टी को जिस तरीके से खून पसीना देकर हमने सींचा, आज तक नीतीश जी को आगे बढ़ाया, और वही आज हमारे गर्दन कटाने में लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात उनके कार्यकर्ता उनके पार्टी के लोग तो डरेंगे ही, और उन्होंने लिखा और मुझे लगता है सही उन्होंने निर्णय लिया है। और रहा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी, ये जो भी आज काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो अभी कर रहे हैं संसद में कि अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। वो डरा रहे हैं तो कैसे नहीं डरेंगे? और फिर आप बोलने की आवश्यकता क्या गिर रहा है कि आप डर रहा है? अगर आपको एहसास हो रहा है कि डर रहा है तो ऐसा काम मत कीजिए। बोलने का क्या जरूरी? डरने का तो जो काम हो रहा है वो आपसे ही डर रहा है, और आप जो कर रहे हैं उसी से डर रहा है। तो आपको अगर एहसास हो गया कि अगर आपके काम करने से अगर कोई लोग डर रहा है तो ऐसा काम मत कीजिए। और रहा कि देश में 135 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे सही से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, सही से पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, सही से इलाज नहीं मिल रहा, सही से बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा। तो आज 135 करोड़ के लोगों को सोचना कम करके और आप क्या कर रहे हैं? हमारे भारत में कोई नहीं चाहिए। नहीं, उनका कहना है कि क्या एनआरसी मुद्दा नहीं है, धारा 370 मुद्दा नहीं था, या 35A मुद्दा नहीं था, क्या नहीं था? देखिए, ये जो अभी जो खास करके मैं अभी बात करूंगा कि जो ये संसद सिटीजन्स जो बिल जो लाया है, हमें भारत में कोई और क्यों चाहिए? हम भारत में कम आबादी है क्या? भारत में 135 करोड़ का आबादी है। इनको सही से आप खाना दीजिए, सही से पीना दीजिए, पानी दीजिए, कभी सही से इसको बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, सही से काबिल बनाइए। और आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका जैसा कंट्री ये ऐसा काम नहीं कर रहा है। आपको किसी को अगर लाना है लाने दीजिए, उसको ग्रीन वीजा पे लाइए, 10 साल के लाइए, 20 साल के लाइए। अगर उसको चाल चरित्र सही रहेगा तो आप उसको हमेशा के लिए ग्रीन वीजा दे दीजिए। जो दुनिया में जिस तरीके से रूल रेगुलेशन पे चल रहा है वैसे आप भी चलाइए ना। तो कल जो क्या लगा मुकेश सहनी को, क्या लगा सिटीजनशिप बिल से क्या देश में तनाव पैदा हो रहा है? तनाव पैदा होगा और हो रहा है। आप जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, किसी जाति धर्म को टारगेट करके कोई आएगा कोई नहीं आएगा, ये आपका संविधान नहीं कह रहा है। आपका संविधान कह रहा है कि सब धर्म को लेके साथ चलने का। तो आज हमारा जो संविधान कह रहा है उसके अनुकूल चलना है। और फिर आप किसी कंट्री से किसी को आने की अगर इजाज़त देते हैं उसके लिए पहले 5 साल के लिए रहने के लिए देखिए, फिर 20 साल के रहने के लिए दीजिए, फिर देखिए कि 40-50 साल में अच्छे से रह रहे हैं तो उनको ग्रीन कार्ड दे दीजिए। जो अदर कंट्री में जिस तरीके का व्यवस्था है, आप एक साथ में कुछ लोगों को लेना चाहते, कुछ लोगों को नहीं लेना चाहते, कुछ लोगों को नए लोगों को लाना चाहते हैं, कुछ जो आपके घर में अपने लोग हैं उसको भगाना चाहते, ये क्या है? तो इन सभी उलझनों से इस पर कहाँ बात आ रही है कि संविधान पे खतरा है, आरक्षण पे खतरा है? ये बातें कैसे विपक्ष कर रहा है? नहीं तो खतरा है ही ना। आप जो संविधान जो एक्ट ला रहे हैं, ये संविधान में ऐसा है ही नहीं, एक जाति को बांटने का है ही नहीं। और भारत में जो मुस्लिम भाई है वो आपको भी पता है कि उसके पूर्वज कौन था, वो हिंदू ही था। 95% भारत में जो भी मुसलमान है उसका पूर्वज जो, अगर आप 100-200 साल पहले अगर इतिहास में जाइएगा तो वो हिंदू था। आज वो कन्वर्ट हो जाने से, अगर मैं आज कल कन्वर्ट हो जाता हूँ तो इसका ये मतलब थोड़े कि मैं कन्वर्ट हो गया, मेरे अपने लोगों से वास्ता नहीं रहेगा। आज भारत में जो लोग हैं, भले जो जिस धर्म को अपना लिए हैं, जिस धर्म के नाम से रह रहे हैं, लेकिन वो तो है हमारे पूर्वज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। फिर आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अलग अलग कंट्री से आदमी को ला रहे हो और अपने इधर के लोगों को भगा रहे हो। ये ऐसा उचित है क्या? आप उनको डरा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मोदी जी देश के जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए ये काम करें। उनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, देश को चलाने के लिए उनके पास विज़न नहीं है। और जब देश नहीं चल रहा है तो उलूल झुलूल की बातें आप देखिएगा गांव में, जब जिसके पास काम धंधा नहीं रहता तो चाय की दुकान पे टाइम पास करते। तो आज देश के प्रधानमंत्री के पास काम धंधा है नहीं, और संसद भवन हो या राज्यसभा में हो, वो एक टाइम पास कर रहा है। देश को जो ज़रूरी है रोज़गार चाहिए, वो रोज़गार आप नहीं दे पा रहे हैं। लोगों किसान को बेहतर ज़िंदगी देना है वो आप नहीं दे पा रहे हैं। आपने जो वादा किया
हर नौजवान को 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, वो आप नहीं दे रहे हैं। विदेश से काला धन लाना सभी था। मुद्दों के ऊपर केक मलाई जैसा लगा दिया जाए। हाँ, कि मलाई जैसा केक लगाया जा रहा है। जो आपने 2014 में या 2019 में जो आपने नारा दिया, जो आपने बोला सबका साथ सबका विकास, तो ये आप नारा पूरा कीजिए ना, सबका साथ सबका विकास कीजिए ना। आप इसमें किसी जाति को अगर आप दूर कर रहे हैं तो ये तो गलत है। और आज जो लोग कल आएंगे तो क्या मालूम कि कल वो अपना अधिकार नहीं बिहार में जताएंगे। नीतीश कुमार पर का इस पर क्या असर पड़ेगा? अगले साल चुनाव है। देखिए, नीतीश कुमार जी को असली चेहरा तो लगता है मुसलमानों ने अब देख लिया है। नीतीश कुमार जी को अभी उनका कुछ नहीं हो सकता है, और अभी भी समय है, वो अपनी गलती को सुधारे। और क्या इस देश दरवाजा में खुला है क्या गठबंधन तरफ? गठबंधन के जनता का दिलों का दरवाजा खुल जाएगा। अगर सही निर्णय सही काम करेंगे तो जनता का दिल का दरवाजा खुल जाएगा। गठबंधन का दरवाजा खुले या ना खुले उससे कोई मायने नहीं रखता। जो इंसान अच्छा काम करेंगे उनके लिए जनता का दिल का दरवाजा खुल जाएगा। देखिए, जनता अपने दिल के दरवाजे कब खोलेगी, खास करके एनडीए गठबंधन के लिए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से संसद में इस वक्त बिल पेश किया जा रहा है, राज्यसभा के अंदर क्या कुछ होगा सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं, और प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकल कर आनी शुरू हो गई हैं। इन प्रतिक्रियाओं से सरकार पर क्या असर पड़ेगा ये तो खैर देखने वाली बात है। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक। हर ऐसे मुद्दे पे बिहार पीछे चला गया। ऐसे एजेंसी के जरिए अगर आपको बताया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है, तो आपको एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप पुराना 15 साल लालू जी का समय का अगर आप डाटा देते हैं तो भारत में तो 1970 में भूखमरी था। उसका तुलना आज थोड़े आप कीजिएगा। आज लोगों को गुमराह करना ये मुख्यमंत्री जी का पुराना आदत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नव वर्ष की शुरुआत तो मंगलमय हुई, पर बिहार की राजनीति में अब पोस्टर वार छिड़ चुका है। जेडीयू ने पोस्टर जारी किया, उसके बाद आरजेडी ने भी कल एक पोस्टर जारी किया है, और एनआरसी को लेकर भी पूरे देश भर में कहीं समर्थन तो कहीं विरोध हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करने पहुंचे हैं। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई और पोस्टर वार छिड़ गया, भ्रम बनाम भरोसा का पहले पोस्टर आया, फिर हिसाब दो हिसाब लो का पोस्टर आया, और कल आरजेडी ने भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सुशील कुमार मोदी और सीएम नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चारे घोटाले में और अन्य घोटाले में दर्शाया गया है, सम्मिलित है। देखिए, बिहार का पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपया लेकर चाहे जिस रास्ते जरिए हो और एक एजेंसी को बैठाकर उनको देते हैं, और उस एजेंसी का काम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा चमकाना और इस तरीके का स्लोगन हो या पोस्टर बनाते रहना। अच्छा। और उसको लेकर बिहार में भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा। आप देखिए कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया जिसमें बिहार किस स्थान पे पहुंच गया, कि पहले कितना आगे था और आज कितना पीछे चला गया। कई ऐसे राज्य है जो बिहार से बहुत आगे चला गया, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले हो, बेरोजगारी के मामला में हो, साफ पानी देने का मामला हो, हर ऐसे मुद्दे पे बिहार पीछे चला गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे मंथन करना चाहिए, और इस पे एलिगेशन हम नहीं लगा रहे। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है जो देश के हर चीज़ को देख रेख करते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्धारित है। और ऐसे एजेंसी के जरिए अगर आपको बताया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है, तो आपको एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ना ही कि ऐसे ऐसे पोस्टर आप भय बनाम अलग अलग तरीक़े का जो आप नारा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर मंथन करना चाहिए, और इस सब से दूर निकल के आज उनको तो ये रिपोर्ट के आधार पे तो उनको तत्कालीन उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और बिहार के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, युवा से माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने 15 साल में कुछ नहीं किया। ऐसी उनकी माफ़ी मांगना चाहिए और उसको तत्काल उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा बहुत जल्दी जग जाते हैं। तो आप देखे रहेंगे 2014 में उनको वोट बेहतर नहीं हुआ, 14% वोट आया पूरे बिहार में। वो देखे कि नहीं, हम इतना अच्छा करने के बाद भी हमको वोट नहीं आया, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, मांझी जी को सीएम बनाया। वो बोले हमारा अंदर आत्मा हमेशा सही रास्ता दिखाते। तो अभी कहाँ चला गया आपका अंदर आत्मा? अंदर आत्मा कहीं पे गिरवी रख दी है अभी। अगर आपके पास है तो फिर वो दिखाइए कि आपने 15 साल में आपने क्या किया। आप पुराना 15 साल लालू जी का समय का अगर आप डाटा देते हैं तो भारत में तो 1970 में भूखमरी था। उसका तुलना आज थोड़े आप कीजिएगा। आज अब 15 साल पहले 30 साल पहले बिहार का जो बजट होता था उतने में तो आज
उधर 1 साल का बजट आज आपका 15 दिन में आप खर्च करते हैं, इतना पैसा होता है। आप एक मूर्ति बनाने में उसका आधा पैसा खर्च कर देते हैं जितना पहले 30 साल पहले बजट होता था बिहार का। तो उसका तुलना आज आप कैसे कीजिएगा? जेडीयू के नेता तो चैलेंज कर रहे हैं कि 15 साल का हमसे हिसाब लीजिए और 15 साल का हम आपसे हिसाब लेते हैं। अजीब है भाई, एक गरीब 15 साल पहले 30 साल पहले अब मेरा माँ बाप गरीब था और आज मैं पैसे वाला बन गया, तो मैं अपने माँ बाप को बोलूँगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ? अरे उस समय में उस परिस्थिति में मेरे माँ बाप ने कैसे मुझे पाला है वो मायने रखता है। और आज तो पूरा संसार, देश, राज्य हर आगे बढ़ रहा है। तो आज का तुलना आप 30 साल पहले का तुलना आप कैसे कर सकते हैं? उस समय में बिहार चल गया, वही बहुत बड़ी बात था। और आज आप आज का तुलना कीजिए ना, 1 साल पहले आपने क्या किया, आज क्या कर रहे हैं आप देखिए। और मुझे नहीं लगता कि 30 साल पहले लालू जी का रीजन में एक साथ में चमकी बुखार से हजारों बच्चा मरा होगा, ऐसा नहीं हुआ रहेगा। आज जिस तरीके से पढ़ा लिखा लोग, युवा बेरोजगार है, मुझे नहीं लगता कि 30 साल पहले साबित कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी कि 30 साल पहले इतना युवा बेरोजगार था, साबित कर दे। डाटा आ चुका कि 45 साल में जो रोजगार का स्तर था वो अभी आज ज़्यादा है। तो आप कैसे सरकार चला रहे हैं? और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपना कुछ भी नहीं है, बैसाखी पे चल रहे हैं उनका। और ख़ास करके बिहार में बीजेपी के भी अपने कुछ नहीं है। और बिहार के जनता को अभी चुनना है कि अपना जो हो, अपने क्षेत्रीय पार्टी हो, जो नज़दीकी से आपको हक की लड़ाई लड़ सकता है, ऐसे लोगों को बिहार में चुने। एनआरसी की बात करते हैं। एनआरसी, सीए और एनपीआर को लेकर पूरे देश भर में कहीं समर्थन तो कहीं विरोध देखने के लिए मिल रहा है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में समर्थन किया और बाहर फिर बयान दिया कि एनआरसी लागू नहीं होगा, तो जनता अब उन पर विश्वास नहीं कर रही है। एक विशेष सत्र बुलाए, सर्वदलीय बैठक करे और निर्णय ले कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। निश्चित तौर पे अगर जनता को गुमराह कर रहे हैं, कुछ वर्ग को वो गुमराह कर रहे हैं कि नहीं मैं इस पे स्टैंड कायम रहूँगा, तो इसका उदाहरण है जो केरल के सरकार ना तो उन्होंने विशेष कैबिनेट बैठाकर वहाँ पे पारित कर दिया कि हम लागू नहीं करेंगे और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिया। तो अगर आपको अगर लगता है तो आप भी ऐसा कीजिए, तब लोगों के बीच में भरोसा होगा। नहीं तो दो नाव की सवारी मत कीजिए। आप अगर किसी के हाथ में गिरवी हो गए हैं या अपना सर झुका दिए तो वो झुका के रहिए, दूसरे को मत बोलिए कि मैं तुम्हारे लिए सर कटाने के लिए खड़ा हूँ। तो अगर आप दूसरे के अगर तरफदारी करते हैं तो आप कीजिए, कैबिनेट बैठा के सर्वदलीय बैठक कीजिए। सर्वदलीय बैठक के आप अपने मन से भी प्रस्ताव पास करके भेज दीजिए केंद्र सरकार को, बोल दीजिए कि हम नहीं करेंगे। आप पार्टी में आप देखिए प्रशांत किशोर कुछ और कह रहे हैं, उनके पार्टी के कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में वो कुछ और किए, पास किए। तो तमाम ऐसी चीज़ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का ये पुराना आदत है, लोगों को गुमराह करना, ये मुख्यमंत्री जी का पुराना आदत है। और ये आदत से माननीय मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए। क्यों लग रहा है मुकेश सहनी जी की सीएम नीतीश कुमार लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए ना, हमेशा एक वर्ग के वोट के लिए हमेशा उनको आगे मैदान में ला दिए, खड़ा कर देते हैं, उनको बोलते मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब गोली डंडा चलता है तो पीछे छुप के निकल जाते हैं। अच्छा। उनका आप देखिए पिछले 1 साल में आप उनका निर्णय देखिए, उन्होंने ट्रिपल तलाक पे खड़ा हुआ कि नहीं हम नहीं होने देंगे, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या किए? फिर समय आया तो कैसे पीछे साइड दरवाजे से निकल गए। उसी पे राम मंदिर पे भी उन्होंने आया, फिर उनका क्या हुआ? अभी जिस तरीके से एनआरसी वगैरह सब पे है, तो तमाम ऐसे 370 पे क्या हुआ? तो हर मुद्दे पे एक वर्ग को उन्होंने टाइट किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो हर काम होते गया। और उस हर काम में माननीय मुख्यमंत्री जी साइड दरवाजे से बाहर निकल गए या झुक गए या उसको सपोर्ट कर दिए, वो भी बीजेपी को। तो फिर कैसे देश के जनता और राज्य के जनता उस पर भरोसा करेगा? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को जो कर सकते वही बोले, जो नहीं कर सकते वो ना बोले। चलिए, एक सजेशन दे दिया है मुकेश सहनी जी ने सीएम नीतीश कुमार को कि जो कर सकते हैं वही बयान आप दें और जो नहीं कर सकते वो बयान ना दें। बहरहाल लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।